हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इस बुद्धि के बारे में यह जानना है कि बुद्धि होती क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि होती कहाँ पर है। इस बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में इंग्लैंड के एक फ्रांसिस गोल्टन ने किया। यह एक अमूर्त संप्रत्यय है। जो बुद्धि है वो एक अमूर्त संप्रत्यय है। मूर्त जो हमें दिखाई दे और अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते। बुद्धि हमारे मस्तिष्क में होती है। बुद्धि कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है। बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। हमारे पास में जितने भी प्रकार की योग्यता होती है, चाहे वह शारीरिक योग्यता हो, चाहे वो मानसिक योग्यता हो, समायोजन की योग्यता हो, सीखने की योग्यता हो, अधिगम की योग्यता हो, अमूर्त योग्यता हो, विभिन्न प्रकार की योग्यता होती है और जिसमें बुद्धि अमूर्त होती है। बुद्धि को हम देख नहीं सकते क्योंकि अमूर्त है, तो उसको हम देख नहीं सकते। बुद्धि योग्यताओं के माध्यम से पता लगा सकते हैं। बुद्धि का हम योग्यताओं के माध्यम से पता लगा सकते हैं और यही बुद्धि होती है। वर्तमान में लोगों की बुद्धि के संबंध में धारणा है कि जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। एक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार की चुनौती आती है, उसके सामने समस्याएं आती हैं। जो व्यक्ति अपने सामने उपस्थित होने वाली जितनी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान जितने उचित तरीके से करता है, तो हम यूं कहते हैं वही बुद्धि है। अब सामान्य लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है बुद्धि क्या है। अब देखते हैं हम बुद्धि इंटेलिजेंस। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग फ्रांसिस गोल्टन ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गोल्टन ने किया था सबसे पहले। बुद्धि एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उनके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के सहारे वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाकर व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो जीवन की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है, अर्थात जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, वही बुद्धि है। अगर सामान्य शब्दों में हम इसको देखें तो व्यक्ति के सामने जो समस्या परिस्थितियां आती हैं, उनका वह समाधान कर सकता है। बुद्धि के माध्यम से ही वह उनका समाधान करता है। अब नीचे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की विभिन्न परिभाषाएं दी है, तो वुडवर्थ के अनुसार है परिभाषा, उसको देखते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो ये थी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा, जो हमने रीड कर ली है। अब आगे चलते हैं बुद्धि की विशेषताएं। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं बुद्धि की। बुद्धि अमूर्त है, यानी इसको हम देख नहीं सकते बुद्धि को। बुद्धि सीखने की क्षमता है, क्योंकि व्यक्ति के पास में जब कोई भी समस्या आ जाएगी, चुनौती आ जाती है, तो वह उनका समाधान ढूंढता है, इसका कैसे किया जाए, समाधान समस्याओं का कैसे किया जाए। तो बुद्धि सीखने की क्षमता है। समस्या को हल करने की क्षमता, वह गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धिमान होगा। यानी किसी भी व्यक्ति के पास समस्या आ जाती है तो वह उसको सोल्व कितनी जल्दी कर सकता है। तो
समस्या को हल करने की क्षमता और गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला माना जाता है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब आगे चलते हैं बुद्धि के प्रकार। डाइक एवं गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है। तो पहला प्रकार है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता है जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने एवं तार्किक प्रश्नों में करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी जिसको हम देख नहीं सकते वो अमूर्त बुद्धि है। और जो कवि, साहित्यकार ये जो लिखते हैं, कवि अपनी कविता लिखता है तो वो कल्पना करके तो लिखता है। अब सेकंड है मूर्त या स्थूल बुद्धि। ये जो मूर्त बुद्धि है इसको हम ठोस बुद्धि भी कह सकते हैं। मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की ही सहायता से करते हैं। इस बुद्धि के लोग अच्छे कारीगर, इंजीनियर, व्यापारी आदि बनते हैं। मूर्त यानी जो हमको सामने दिखे वो होती है मूर्ति। तो ये देखो जो मूर्त, जैसे हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हमारा फोन है, हम उसको चला रहे हैं, वो चलाते चलाते ही बंद हो जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, तो हम उसको खोल के देखते हैं वह इसमें क्या दिक्कत आ गई और फिर उसको सही करके वापस चलाने लग जाते हैं। तो जो हमारे सामने है उसको हमने देखा और वो समस्या का समाधान किया, तो यह है मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि आप जैसे इसके नाम से समझ रहे होंगे, सोशल इंटेलिजेंस यानी कि ऐसी बुद्धि जिसके अंदर समाज के प्रति या सामाजिक कार्य करने की क्षमता है वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सामाजिक कार्य करने की, समाज सेवा करने की, समाज में किस प्रकार समायोजन करना है, दूसरे व्यक्तियों को जानना, दूसरों के हित में सोचना, लोक कल्याण की भावना, इस तरह के गुण जो होते हैं वो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं, इस बुद्धि के लोग अच्छे राजनेता, समाज सेवक आदि बनते हैं। यह है सामाजिक बुद्धि। आई होप आपको अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के जो सिद्धांत है उनको देखते हैं। बुद्धि का स्वरूप क्या है, कैसे कार्य करती है बुद्धि, बुद्धि किन तत्वों से निर्मित है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों एवं शोध के आधार पर इन प्रश्नों से संबंधित अनेक निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों को ही बुद्धि के सिद्धांत की संज्ञा प्रदान की जाती है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग एवं शोध के आधार पर ही इन प्रश्नों से संबंधित अनेक निष्कर्ष निकाले हैं और इन निष्कर्षों को ही बुद्धि के सिद्धांतों की संज्ञा दी गई है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। अब देखो, बुद्धि का पहला सिद्धांत है एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इनमें से। ये जो सिद्धांत है इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, चाहे रीट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक विनय ने बुद्धि को एक इकाई माना है जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती है। विनय के अनुसार
बुद्धि एक इकाई है और व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती हैं। अब आगे देखते हैं। सेकंड है द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन ने दिया है। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि के दो तत्व हैं, सामान्य तत्व जनरल फैक्टर और विशिष्ट तत्व स्पेशल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जरूर कि सामान्य तत्व कौन सा है, तो उसमें जी है सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व है एस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा सिद्धांत है बुद्धि का त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन उन्होंने बुद्धि के सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व कारकों के साथ एक तीसरा कारक समूह कारक और जोड़ दिया। समूह कारक से तात्पर्य उस कारक से था जो जी और एस कारकों में समान रूप से विद्यमान रहता है। बहु तत्व सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो चीजों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्व या कारकों के मिलने से हुई है। बुद्धि की रचना जो हुई है थॉर्नडाइक के अनुसार वो छोटे छोटे तत्वों या कारकों से मिलकर बनी है, ऐसा मानना है थॉर्नडाइक महोदय का। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत। ये थ्रस्टन ने दिया था। बुद्धि के इस समूह तत्व सिद्धांत को कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। थ्रस्टन ने बुद्धि को प्राथमिक योग्यताओं के कई समूह में विभाजित किया है, जिनमें हर समूह की योग्यता में से एक प्राथमिक तत्व होता है। थ्रस्टन ने समूह में विभाजित किया है बुद्धि को, और जो समूह होते हैं उनका योग्यताओं में से एक प्राथमिक तत्व होता है। त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड के इस बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत का दूसरा नाम बुद्धि संरचना सिद्धांत भी है। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत थॉर्नडाइक व स्पीयरमैन के सिद्धांतों से अलग हटकर कारकों या तत्वों को तीन भागों में बांटा है, जो कि निम्न है। पहला है संक्रिया, सेकंड है विषय वस्तु और थर्ड है उत्पादन। अब आगे है सेवन सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत ये थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग न करके केवल उसके एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। इसमें जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है, इसमें व्यक्ति बुद्धि के किसी भी कार्य को करने के लिए उसके संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, केवल एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। ठोस द्रव्य बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. केटल है। इंपोर्टेंट सिद्धांत है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। द्रव्य बुद्धि हमारे आनुवंशिकता या सामान्य प्रकृति से संबंधित है। यह स्वतः ही निरंतर चलता रहता है। इस बुद्धि में हमारी सामान्य योग्यताएं होती हैं। जो द्रव्य बुद्धि होती है वो स्वतः निरंतर चलती रहती है, और जो हमारी सामान्य योग्यताएं होती है वो इसमें निहित होती है। ठोस बुद्धि, ये बुद्धि हमारी वातावरण, अनुभव, अधिगम पर आधारित होती है। बुद्धि का संबंध तर्क, क्षमता और प्रत्यक्षीकरण से होता है। जो ठोस बुद्धि होती है वो हमारी वातावरण, अनुभव और अधिगम पर आधारित होती है, और इसका संबंध तर्क, क्षमता और प्रत्यक्षीकरण से होता है। अब आगे चलते हैं। आगे है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है,
जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में, कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता में आदि। जो हावर्ड गार्डनर हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक इंसान में अलग बुद्धि होती है, सेम बुद्धि नहीं होती है। कोई संगीत में पारंगत होता है, कोई अभिनय में, कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता में। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार 3 कारकों पर इसमें बल दिया जाता है जो निम्न प्रकार के हैं। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने में की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। अब गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा, प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है, जैसे कवि, लेखक आदि। जो भाषाई बुद्धि होती है उसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपनी बात दूसरों के समक्ष रखने की क्षमता होती है। अब ये जो भाषा, इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। इसमें भाषा को समझने की क्षमता, व्याकरण को समझने की क्षमता, शब्दों के भी साचर्य की क्षमता, वर्णमाला के क्रम की क्षमता, शब्दों को बोलना आदि शामिल है भाषाई बुद्धि में। सेकंड है शारीरिक गति संवेगी। इस प्रकार के व्यक्तियों में अपने शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जैसे डांसर, खिलाड़ी। जो शारीरिक गति बुद्धि होती है इसमें व्यक्ति अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखता है। तो इसके उदाहरण है, जैसे डांसर है वो डांस करता है, भाई कैसे मैं डांस इतना अच्छा करूं कि सब मेरा डांस देखें, कैसे मेरा डांस सुंदर दिखता है। तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता होती है उसमें। थर्ड है संगीतात्मक बुद्धि। संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे संगीतकार। तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक। जो गणितीय बुद्धि है इसके अंतर्गत वो क्षमताएं आती हैं जो तर्क एवं सोच से संबंधित हैं। इसमें गणितीय संक्रियाएं, गणितीय गणनाएं, न्यूमेरिकल आदि शामिल हैं। अब आगे है फिफ्थ है अंत्य व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे दार्शनिक आदि। जो अंत्य व्यक्तिक बुद्धि है इसमें इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है। तो इसमें है जैसे मेरे समय क्या है, उनको मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। तो व्यक्ति के खुद के बारे में जानने वाले होते हैं, वो अंत्य व्यक्ति बुद्धि वाले होते हैं, स्वयं के बारे में जानना। सिक्स्थ है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। अब जो अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है इसमें जो व्यक्ति होता है वो दूसरों की भावनाओं को जानता है, उनके व्यवहार को जान लेता है, उनकी अभिप्रेरणा सबको जान लेता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है। प्रकृतिवादी। प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। जिस व्यक्ति को प्रकृति के बारे में ज्यादा ज्ञान होता है वो प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत शामिल होता है, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक आदि। अब अर्थ है स्थानिक बुद्धि। ये स्थान से संबंधित है, किसी भी स्थान को किस प्रकार उपयोग करना है। जैसे इंजीनियर के द्वारा घर का नक्शा
बनाना। तो ये जो हमारी बुद्धि थी 8 प्रकार की, वो कंप्लीट हो गई है हावर्ड गार्डनर के अनुसार। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था। सेकंड है, बुद्धि के तरल और ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के तरल और ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक केटल महोदय थे। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हावर्ड गार्डनर। फोर्थ क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये स्पीयरमैन ने किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।